हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोग का MPS 001 का एग्जाम है एंड हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। मैं इस वीडियो में ना क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 10 डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन क्विक रिवीजन की तरह। ओके, तो अगर आप लोग लास्ट मिनट रिवीजन वगैरह कर रहे हो तो आप लोग ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो और आप लोग का एक रिवीजन भी हो जाएगा। और जिसने PDF वगैरह परचेज करे हैं वो सारे क्वेश्चंस करके जाना अच्छे से, और आप लोग गारंटीड है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे पेपर में। ऑलराइट, MPS 3 का भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे पेपर में PDF से, तो PDF हेल्पफुल रह रहा है। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 5 से। क्वेश्चन 5 ना बेसिकली हमसे प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी में डिफरेंस पूछ रहा है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने बैचलर्स अगर पॉल साइंस में करी है, स्कूल में पढ़ा है अगर पॉलिटिकल साइंस, तो क्वेश्चन पढ़ा होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। देखो डेमोक्रेसी ना, ध्यान रखना, दो वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड से। ओके, एक होता है डेमोस, डेमोस का मतलब होता है पीपल, और दूसरा वर्ड आता है क्राटोस यानी कि रूल, यानी कि रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का बेसिकली मीनिंग जो पॉलिटिकल थ्योरी में समझा जाता है ना, उसको दो तरीकों से हम समझते हैं। आपको ये याद रहना चाहिए कि डेमोक्रेसी जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। हम अपना जो है मिनिस्टर वगैरह चुनते हैं, वोट देते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं और वो हमारे को अकाउंटेबल होते हैं। यही डेमोक्रेसी होती है ना। लेकिन देखो पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी को समझने के दो तरीके होते हैं। वो दो तरीके क्या है? एक तो हो गया आपका प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक हो गया आपका सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या होता है। देखो नाम से पता लग रहा है, प्रोसीजरल का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि गवर्नमेंट कैसे बनती है। जो ये कैसे वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ये हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में पूछते हैं। तो बेसिकली इस अप्रोच के हिसाब से अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है, रूल ऑफ लॉ है, अगर कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कंट्री डेमोक्रेटिक है। तो बेसिकली आप लोग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में प्रोसीजर को क्वेश्चन करते हो कि कैसे लॉ बन रहा है, कैसे गवर्नमेंट चल रही है, कैसे वोटिंग हो रही है। कैसे वाले क्वेश्चन जो है ना सारे प्रोसीजरल में आते हैं। आपको इसके मेजर फीचर्स पता होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग जो है डेमोक्रेसी में देखते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, लॉ है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिकल कंपटीशन है। ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के। ओके, अब यहीं पे हम आते हैं सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी पे। तो सब्सटैंटिव का मतलब होता है रिजल्ट, यानी इलेक्शन करा लेना ही डेमोक्रेसी नहीं होता। ऑब्वियसली सिर्फ आपने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए तो वही डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या लोगों की लाइफ में फर्क पड़ता है उस डेमोक्रेसी से कुछ। यानी कि आप लोग एक नेशन में इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हो और लॉ भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या उसका कुछ फायदा हो रहा है कुछ लोगों को? जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है या पॉवर्टी कम हुई है या लोगों को इक्वल लग रहा है। तो जो क्या वाले क्वेश्चन है ना कि क्या लोगों की लाइफ इंप्रूव हुई, क्या पॉवर्टी कम हुई, क्या वेलफेयर मिला, तो ये सब जो है हम लोग सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन सही से आंसर होते हैं तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। तो बेसिकली सब्सटैंटिव में हम रिजल्ट को देखते हैं, प्रोसीजर को नहीं। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ के फीचर्स जो हैं वो बेसिकली सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इस सब पे बात होती है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान समझ आ गया। देखो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट बनी कैसे, और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी में हम क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने किया क्या। बस ये लाइन याद रखो तो दोनों में डिफरेंस समझ लोगे। ओके, अब अगर हम कुछ थ्योरीज पढ़ें डेमोक्रेसी की, बहुत थ्योरीज वगैरह है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे पहली है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में थिंकर का नाम याद रखना, जीन जैकस रूसो। ठीक है, ये बोलते हैं कि पीपल खुद पार्टिसिपेट करें, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, ऐसा क्लासिकल थ्योरी कहती है। फिर आती है एलिटिस्ट थ्योरी। एलिटिस्ट थ्योरी में आपका थिंकर है जोसेफ शूमटर। ठीक है, ये बोलते हैं कि सब लोग डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग लीडर्स को इलेक्ट करो, बाकी का काम जो है आप लीडर्स पर छोड़ दो। ओके, फिर आती है आपकी पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी।
ये बेसिकली कहती है कि इलेक्शन के बाद भी सिटीजन्स जो है पार्टिसिपेट करें, डिस्कशन करें, डिबेट करें और गवर्नमेंट की जो भी डिसीजन हो रहे हैं उनको क्वेश्चन करें। ओके, अब हम देखते हैं हम डेमोक्रेसी का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। हमें देखना है कि देखो फ्रीडम मिल रही है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है और पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो ये हमारी डेमोक्रेसी सही चल रही है। लेकिन अगर वहीं पे करप्शन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है चीजों को लेकर, तो फिर हमारी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। सिंपल, इजी क्वेश्चन था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा डिफाइन एंड एक्सप्लेन लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है, अलग से भी आ सकता है। देखो मैंने बार बार बताया है, एमपीएस 3 का भी जो पेपर आया था ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी लेकिन क्वेश्चंस वही थे। तो आप लोगों को क्वेश्चन से ज्यादा आंसर पे फोकस करना है। आपको ये समझ आना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन आया तो मुझे इसमें यही आंसर लिखना है। ओके, तो चलो समझते हैं इन तीनों चीजों को क्या होता है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात याद रखो, लिबरलिज्म का सेंटर, लिबरलिज्म सब कुछ बेस्ड किस पर है? इंडिविजुअल पर, इंसान पर। ठीक है, मतलब कि लिबरलिज्म कहता है कि हर इंसान को फ्रीडम मिलनी चाहिए। और स्टेट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है? लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ना कि उनकी लाइफ में अननेसेसरली इंटरफेयर करना। यानी कि देखो, अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म ना कहा गया है कि इंडिविजुअल अपने डिसीजन खुद ले सकता है, सब खुद कर सकता है। इंडिविजुअल को राइट्स दो, उसको ड्यूटीज दो। और जो गवर्नमेंट है उसका काम क्या है? इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन फालतू में उसकी लाइफ में घुसना नहीं। जैसे कि गवर्नमेंट अब आज के टाइम पे हमें गवर्नमेंट बोलती है सारी अपनी बैंक डिटेल्स दिखाओ, सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड सब जोड़ के रखो, तो ये अननेसेसरी इंटरफेरेंस है। ये नहीं करना, इंडिविजुअल को उसका फ्रीडम दो लेकिन उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करो। ओके, ये बोलता है लिबरलिज्म। ओके, यानी कि इंसान को पहले रखो। ओके, लिबरलिज्म का मीनिंग समझ आ गया कि देखो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो बेसिकली इंडिविजुअल की लिबर्टी, इंडिविजुअल के फ्रीडम को सपोर्ट करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन का फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों को जो है ये फॉलो करती है लिबरलिज्म। ठीक है, अब इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं। सबसे पहले आती है क्लासिकल लिबरलिज्म। ये जो है 17th-18th सेंचुरी में डेवलप हुआ था क्लासिकल लिबरलिज्म। उस टाइम पे किंग्स के पास बहुत पावर थी, गवर्नमेंट हर जगह इंटरफेयर करती थी। तो क्लासिकल लिबरल ने कहा था कि गवर्नमेंट को छोटा रखो, लोगों को फ्रीडम दो और मार्केट को फ्रीडम दो। बेसिकली ये बोला था क्लासिकल लिबरलिज्म ने। ठीक है, तो यानी कि इसके फीचर्स देखें तो इंडिविजुअल का फ्रीडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का रूल लिमिटेड होना चाहिए, लासे फेयर यानी कि मार्केट जो है फ्री होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब आया था इसमें। ओके, क्लासिकल लिबरलिज्म में। इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। जॉन लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने नेचुरल राइट्स दिए थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब इन्होंने बताया था। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करी थी। ओके, फिर आता है मॉडर्न वेलफेयर लिबरलिज्म। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी सोसाइटी में, पुअर लोग और ज्यादा पुअर होते जा रहे थे, रिच और ज्यादा रिच होते जाते थे। तो तब कुछ लिबरल थिंकर्स ने बोला था कि सिर्फ फ्रीडम देना काफी नहीं है, गवर्नमेंट को एजुकेशन भी देनी है, हेल्थ केयर भी देना है, एम्प्लॉयमेंट भी देनी है और गरीब लोगों की हेल्प भी करो। तो इसी हम अप्रोच को कहते थे मॉडर्न या वेलफेयर लिबरलिज्म। इसके फीचर्स देखें तो वही, एक तो लिबर्टी आ गया, वेलफेयर स्टेट बनाओ, एजुकेशन दो, हेल्थ केयर दो, सोशल जस्टिस दो, ये सब। ठीक है, इसमें आपके फेमस थिंकर है टीएच ग्रीन। इन्होंने कहा था कि रियल फ्रीडम तब मिलेगी जब इंसान के पास अपॉर्चुनिटी होगी। आप कह रहे हो कि हम फ्रीडम ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर आप स्कूल ही नहीं बना रहे तो फिर एजुकेशन मिलेगा कैसे? ओके, तो यही सब। ठीक है, जॉन रॉल्स का हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ रखा है तो ये मैं फिर से नहीं समझाऊंगी। लास्ट टाइप पे आते हैं नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म हमारा 20th सेंचुरी में आया था और ये वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट का रिएक्शन था। ठीक है, तो बेसिकली नियो लिबरल्स ने बोला गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, टैक्सेस वगैरह बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो गई है, मार्केट को फ्री छोड़ दो और प्राइवेट कंपनी को काम दो। ठीक है, तो ये सारी बात करी गई थी नियो लिबरलिज्म में। इसमें बेसिकली फ्री मार्केट की बहुत बात हुई थी, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी वगैरह जो आया था वो सब इसमें आया था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट थिंकर जो है फ्रेडरिक हेक, इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जितना कम इंटरफेयर करेगी उतनी ज्यादा फ्रीडम होगी।
इसमें रॉबर्ट नोजिक भी आए थे। इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का काम जो है सिर्फ राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, लोगों का पैसा लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। ओके, ये बोला था। अब देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म वर्सेस नियो लिबरलिज्म पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कंपेयर करने के लिए। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि क्लासिकल लिबरलिज्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे डेवलप हुआ था और इसका फोकस था कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो और इंडिविजुअल फ्रीडम ज्यादा। ठीक है। वहीं अगर हम न्यू लिबरलिज्म की बात करें तो ये वेलफेयर स्टेट के बाद डेवलप हुआ और इसका काम बेसिकली प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट, इन सब पे था। ओके, इजी था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटीज एंड राइट्स। सबसे पहले राइट्स और ड्यूटीज के बेसिक मीनिंग समझ लो। देखो, अगर हर इंसान सिर्फ अपने राइट्स मांगे और अपनी ड्यूटी परफॉर्म ही ना करे तो सोसाइटी कभी पीसफुल फंक्शन नहीं कर सकती। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि राइट्स और ड्यूटीज हमेशा साथ साथ चलते हैं, यानी कि अगर कोई नहीं ड्यूटी करेगा तो उनको प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स भी नहीं मिलेगा। ओके, राइट्स का बेसिकली मतलब क्या है हमारे पॉलिटिकल साइंस में? ये वो लीगल या फिर मॉरल क्लेम्स हैं जो हर सिटीजन को मिलते हैं और ये राइट्स हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी हो गया, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट्स में आते हैं। ठीक है, इन्हें प्रोटेक्ट करना, इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? गवर्नमेंट का। ओके, फिर आती है ड्यूटीज। देखो, ड्यूटीज का मतलब होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सिटीजन की भी होती है। क्या होती है? लॉज को फॉलो करना, टैक्सेस पे करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट को बचाना और रिस्पॉन्सिबल वोटिंग करना। ओके, ये सब हमारी ड्यूटीज हैं। अब देखो, राइट्स लेने हैं तो ड्यूटी भी निभानी होगी। सिंपल, ये इनका रिलेशनशिप क्या है? देखो, एवरी राइट क्रिएट्स अ ड्यूटी, यानी कि पॉलिटिकल थिंकर थे एक वेजली, इन्होंने कहा था कि हर राइट के साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी होती है। अगर मुझे राइट टू लाइफ मिला है तो दूसरों की ड्यूटी है कि मुझे हार्म ना करें। अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें। ये होता है जो वेजली ने कहा था। ओके, कि देखो, एक चीज के साथ दूसरी चीज हैंड इन हैंड बन जाती है। ठीक है, बाकी ड्यूटीज वगैरह प्रोटेक्ट करती है राइट्स को। कैसे करती है? देखो, अगर सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो किसी का राइट टू सेफ्टी प्रोटेक्ट नहीं होगा ना। अगर कोई भी, देखो, रूल्स तोड़ रहा है, बाई चांस किसी ने रेड लाइट फॉलो नहीं करी और कोई आगे आके गाड़ी के मर गया तो उसका राइट टू लाइफ तो खत्म हो गया, राइट टू सेफ्टी तो खत्म हो गया ना। उसको सेफ्टी तो दे ही नहीं पाई गवर्नमेंट। इसलिए ड्यूटीज की वजह से ही राइट्स लोगों के प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, दूसरा आता है राइट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ऑब्वियसली, जब राइट्स हमें, देखो, सिर्फ फ्रीडम नहीं देते, राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेक न्यूज फैलाएंगे, है ना। तो ये चीज भी, गांधी का व्यू क्या था राइट और ड्यूटीज पे, आपको पता होना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि ड्यूटी पहले आती है और राइट्स बाद में आते हैं, क्योंकि उनका मानना था अगर हर इंसान अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली परफॉर्म करे तो ऑटोमेटिकली सबके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे कि सिंपल लाइन याद रखो गांधी जी के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ड्यूटी कम बिफोर राइट। ऑलराइट, अब इसमें मार्क्सिस्ट का व्यू भी पता होना चाहिए। कार्ल मार्क्स आपको पता है कौन है? पॉलिटिकल साइंस में सबको पता होता है कार्ल मार्क्स कौन है, जो इकोनॉमिक चीजों से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे। ठीक है, देखो, कार्ल मार्क्स का व्यू कहता था मार्क्स जो है लिबरल राइट से अग्री नहीं थे। वो कहते थे सिर्फ पेपर पर इक्वल राइट देने से कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली आपने बोल दिया कि आपको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लिव है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट है। अब राइट टू वोट है, अगर कोई कंट्री इलेक्शन इन ढंग से फेयरली कंडक्ट नहीं करवाती तो हम अपने राइट टू वोट का करेंगे क्या? अगर हम जा रहे हैं मशीन में कोई भी बटन दबा रहे हैं और वो वोटिंग कहीं और ही जा रही है तो उस राइट टू वोट का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो यही कहते थे मार्क्स कि आप सिर्फ पेपर पे लिख के दे दो कि ये सारे जो है राइट्स हम दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, आपको उसको दिखाना भी पड़ेगा सोसाइटी में कि हाँ हम उसे दे रहे हैं। ठीक है, तो यही होते हैं। इन्होंने इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बहुत बात करी थी कि एक टाइम पे जब ये रिच पुअर का खत्म हो जाएगी ना चीजें, तो हमारी जो इक्वालिटी है, जो राइट्स ड्यूटी है, सबकी इक्वल हो जाएंगी। तब होएगी सोसाइटी, जो सोशलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं वो कार्ल मार्क्स बात करते हैं। ओके, तो ये था बेसिकली राइट्स और ड्यूटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहे डिस्कस द मीनिंग एंड थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म। इसमें देखो थ्योरीज पे अलग पे से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप याद रखोगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि देखो नेशनलिज्म होता क्या है। हम लोग को, देखो, आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो नेशनलिज्म सबको पता होगा।
एक नेशन के लोग ना अपने आप को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी मानते हैं। जब भी हम कोई मैचेस देख रहे होते हैं इंडिया वर्सेस कोई भी कंट्री, तो हमारा नेशनलिज्म बहुत जाग जाता है ना। उन्हें लगता है कि ये हमारा देश है, हमारा भाईचारा टाइप, वही नेशनलिज्म होता है, ठीक है। उन्हें खुद के गवर्नमेंट पे और सवरेनिटी मिलनी चाहिए। यानी कि देखो, जो लोग कॉमन हिस्ट्री फॉलो करते हैं, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन वैल्यूज, वो सारे मिलकर एक नेशन बनाते हैं। हम लोगों के बीच में, हम इंडियंस हैं तो हमारे बीच में कुछ चीजें तो कॉमन ही है ना, वो देशभक्ति तो कॉमन ही है। तो हम सारे मिलकर जो है एक नेशन बनाते हैं, और उस नेशन के लिए हम लोग लॉयल्टी फील करते हैं। यानी कि हमारा नेशन सबसे पहले आता है हमारे लिए। ओके, यही होता है नेशनलिज्म। इसकी थ्योरीज देखिए क्या आती है। सबसे पहले आती है प्री मॉडलिस्ट थ्योरी। देखो, इसका मतलब नाम से ही पता लग रहा है, प्री मॉड यानी कि पुराने टाइम की, एंशियंट टाइम की थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नेशन कोई नई चीज नहीं है। नेशन बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट करता है। हमारी लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, ये सारी जो है हमारे नेशन को बनाते हैं। तो नेशन पहले से था, और ये सारी चीजें जो है हम नेशन में बनी है बाद में आकर। ओके, ये कहती है प्री मॉडलिस्ट थ्योरी। फिर आती है आपकी मॉडर्निस्ट थ्योरी। ये बोलती है कि नेशनलिज्म एक मॉडर्न कंसेप्ट है, पहले नहीं था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये डेवलप हुआ, और इसके इंपॉर्टेंट थिंकर हैं अर्नेस्ट गेलनर। ये कहते थे देखो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी को एक कॉमन लैंग्वेज और एजुकेशन सिस्टम चाहिए था, और इसी वजह से जो है नेशनलिज्म डेवलप हुआ। और इनकी फेमस लाइन है, नेशनलिज्म क्रिएट्स नेशन। यानी कि पहले नेशनलिज्म आया और बाद में नेशन। पहले वो भाईचारे, लॉयल्टी वाली फीलिंग है, और बाद में नेशन बना। ओके, इसमें बेनेडिक्ट एंडरसन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इमेजिन्ड कम्युनिटी का। मतलब अगर आप अपनी कंट्री के करोड़ों लोगों को पर्सनली नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप फील करते हो कि हम सब एक ही नेशन का हिस्सा है, तो ये फीलिंग जो है हम लोगों को नेशनल सिंबल क्रिएट करते हैं, मीडिया क्रिएट करती है। इसीलिए नेशन को जो है एक इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा गया, क्योंकि हम हर एक बंदे को तो जानते नहीं ना, पर फिर भी हम एक भाईचारा, वी फीलिंग रखते हैं। तो वही चीज। ओके, फिर आती है आपकी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नेशनलिज्म नेचुरली डेवलप नहीं होता। लीडर्स और पॉलिटिकल जो हैं इसे क्रिएट करते हैं, ताकि लोगों में जो है यूनिटी बनी रहे, पावर को इजीली हासिल करा जाए, पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके उसके लिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म क्या क्या होते हैं। एक तो सिविक नेशनलिज्म होता है, बेसिकली सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बेसिस पर होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस, लॉ के बेसिस पर, रिलीजन, कास्ट, ये सब, ठीक है। फिर आता है एथनिक, जब हमारी कॉमन रिलीजन होते हैं, कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन कल्चर होता है, बर्थ के टाइम से जो आती है हमें, ठीक है। नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन हमें पता होना चाहिए। देखो, ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई। हम बाहर की कंट्रीज की जो ब्रांड्स है उनको भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ट्रेड बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, माइग्रेशन भी बढ़ गया। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इससे नेशनलिज्म जो है थोड़ा वीक हो गया है, लेकिन दूसरे स्कॉलर कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग अपनी कल्चर और आइडेंटिटी को और स्ट्रांग प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद क्या हमारा नेशनलिज्म वीक हो गया या फिर स्ट्रांग। क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो वीक हो गया है, क्योंकि लोग जो है ज्यादातर वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको कॉपी करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। बहुत सारा जो हमारे यंग माइंड्स हैं वो लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में पढ़ने जा रहे हैं, वहीं सेटल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लग गए हैं चीजों से, और हम लोग रादर देन पुटिंग आवर नेशन फर्स्ट, हम लोग दूसरों को कॉपी करना ज्यादा जो है पॉपुलर मानते हैं, कूल मानते हैं। ओके, तो मेरा ये ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे नीचे जरूर बताना। ओके, इससे मुझे पता भी लगेगा कि कौन कौन पढ़ रहा है या फिर ऐसे ही वीडियो स्किप कर करके सिर्फ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस द रोल एंड डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। देखो, सबसे पहले एक बात याद रखो, इक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सब लोग एक जैसे हो जाए। हर इंसान अलग होता है, सबका देखो इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है ना। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, किसी को टीचर बनना है, किसी को आईएएस बनना है। तो इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि सबको सेम सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। एक डॉक्टर की वैल्यू अलग है और एक टीचर की वैल्यू अलग है ना। तो इसलिए इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको एक सेम पेडेस्टल पे रख दो, नहीं। इक्वालिटी का एक्चुअल मीनिंग है कि सबको इक्वल राइट्स दो, इक्वल रिस्पेक्ट दो और इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर एक इंसान टीचर बन रहा है और एक डॉक्टर बन रहा है,
तो दोनों को वो ऑप्शन मिला होना चाहिए कि जहां पे डॉक्टर भी टीचर बन सकता था और टीचर भी डॉक्टर बन सकती थी, है ना, कि अपॉर्चुनिटी इक्वल दो, बाकी उनकी चॉइस है उन्हें क्या बनना है। ओके, सिंपल बात समझ आई। यानी कि किसी भी इंसान के साथ कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रेस, क्लास, इनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लॉ के आगे सारे इक्वल होने चाहिए, कोई अमीर गरीब, ज्यादा पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, बेसिकली ये होता है इक्वालिटी का मतलब। अब इसके डायमेंशंस क्या आते हैं? सबसे पहला आ गया आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी। हर सिटीजन को पॉलिटिक्स में इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए, इलेक्शन लड़ने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब। सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है कास्ट के बेसिस पर, जेंडर, रिलीजन, इन किसी के भी बेसिस पर हम जो है उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। ओके, हर जगह इक्वल। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है कि हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अर्न करने की। ये नहीं कि सबकी सैलरी इक्वल कर दो, नहीं, लेकिन उस सैलरी तक पहुंचने का रास्ता सबका इक्वल होना चाहिए। किसी के लिए ये नहीं कि किसी के लिए रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं और किसी के लिए बहुत ज्यादा है, तो ये ठीक है। अब देखो, फॉर्मल और सब्सटैंटिव नाम से पता लग रहा है। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है लॉ के सामने सब इक्वल है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको सेम राइट्स देता है। अगर कोई पुअर है, एजुकेशन नहीं मिली, तो सिर्फ लॉ इक्वल होने से उसकी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी, आपको उसको उस नजर से इक्वल देखना है। ओके, वहीं अगर हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करें तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी बेसिकली वही कहती है कि पेपर पर इक्वालिटी देने से कुछ नहीं होगा, उसको असली में भी दो, है ना। गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन दे दे, स्कॉलरशिप दे दे और सिर्फ बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दे कि हम रिजर्वेशन देंगे, हम ये देंगे, और बाद में दे ही ना, तो क्या फायदा उस चीज का। ओके, यही बोला गया। अब देखो, इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी तो हमें पता ही है। इनइक्वालिटी का मतलब है वेल्थ के बेसिस पे, पावर, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ लोगों के पास ज्यादा होता है, कुछ के पास बहुत कम होता है। और अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सोशल कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे और डिस्क्रिमिनेशन भी उतना ही बढ़ेगा। ओके, इक्वालिटी और लिबर्टी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, इक्वालिटी में हम इक्वल रख रहे हैं, लिबर्टी होता है फ्रीडम, हम एक्सेस दे रहे हैं, वो फ्री हैं चूज करने के। इक्वालिटी है कि आप सबको वो चॉइस तो दे रहे हो इक्वल होने की। ओके, समझ आ गई चीज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। मल्टीकल्चरलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, उसके क्रिटिक क्या है। देखो, हम लोग को पता है कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स नेशन है। यहाँ पे अलग लैंग्वेज है, अलग रिलीजन है, कल्चर है, फूड है, फेस्टिवल है, लेकिन फिर भी हम एक ही कंट्री में रहते हैं। और इसी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की आइडियोलॉजी को हम लोग मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक सोसाइटी में अलग अलग कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और एथनिक ग्रुप्स को इक्वल रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। और किसी भी माइनॉरिटी को, किसी को फोर्स नहीं करा जाना चाहिए कि तुम ये कल्चर फॉलो करो, ये रिलीजन फॉलो करो। सबके पास अपनी अपनी चॉइस होनी चाहिए। ओके, अब इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेसिकली, कि देखो क्या सपोर्ट करता है, कल्चरल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, इक्वल राइट्स हो गए, माइनॉरिटी के राइट्स हो गए, कल्चरल फ्रीडम हो गया, टॉलरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हमारा नेशन मल्टी कल्चरल है, यानी कि हम सबको इक्वल रखते हैं। ये हम नहीं कहेंगे कि अच्छा मेरा रिलीजन ये है तो तू भी ये मान, नहीं, टॉलरेंस रखो, वो अपनी रिलीजन में खुश रहे, तुम अपने में खुश रहो। ओके, बाकी ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स क्या होते हैं? देखो, नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट्स देता है, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कि कुछ माइनॉरिटी के ग्रुप्स को अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए एक्स्ट्रा राइट मिलने चाहिए, लैंग्वेज के राइट, कल्चरल राइट, एजुकेशन राइट, ये सब। ठीक है, इसी को बोला गया ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स। ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म को देखो क्रिटिक क्यों करा गया था? ऐसा कहा जाता है कि इसकी वजह से नेशनल यूनिटी वीक होती है, क्योंकि डाइवर्सिटी है, सब अपने स्पेशल राइट्स आप अलग अलग लोगों को दे दोगे तो वो नेशनलिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सोशल फ्रेगमेंटेशन, अगर कम्युनिटी अलग अलग रहेगी तो एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाएंगे, तो हो सकता है नेशन बट जाए, है ना। और इलिबरल प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ कल्चर के नाम पर ऐसी प्रैक्टिसेस भी चलती हैं जहां पे विमेन चाइल्ड के राइट्स को वॉयलेट करते हैं। तो क्वेश्चन यही उठता है कि क्या हर कल्चर प्रैक्टिस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब हमें देना चाहिए या नहीं, यही। ठीक है, यही था मल्टीकल्चरलिज्म का क्वेश्चन। अब देखो, अगर आगे के क्वेश्चन में समझाने बैठू ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था मैं 10 क्वेश्चन समझाऊंगी। इन 10 क्वेश्चन में मैं इतना गारंटी कर सकती हूँ कि आप पास हो जाओ पेपर में। ओके, अगर फुल कोर्स कवर करना होता तो मैं अलग अप्रोच करती,
लेकिन मेरा यहाँ मोटिव था पूरा आपको पास करवाना, वो मैं करवा चुकी हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो ये MPS 001 का या फिर 002 004, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम या इंस्टाग्राम लिंक पर मेरे को कमेंट करके, मेरे को डीएम करके जो है इसके प्राइजेस जान सकते हो। पेड पीडीएफ है, फ्री नहीं है, तो आप मेरे को डीएम करके परचेज कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।